हम्म बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल इंडिया सेफ्टी में। आज हम पढ़ाएंगे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत सारे नए नए चैप्टर जुड़ चुके हैं और अभी कई कॉलेजेस में स्टार्ट कर दिए गए हैं, कई कॉलेज में बिल्कुल नहीं पढ़ाए हैं, शुरू से पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो भी बदलने वाला है। पहले मैथमेटिक्स अकाउंट कुछ भी हो, एक क्वेश्चन आता था 15 नंबर के लिए। अब आपको अलग अलग एक यूनिट में 3 से 4 क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, जो कि 5 5 नंबर के हो सकते हैं, 4 4 नंबर के हो सकते हैं। तो क्रम पूरी तरह से बदल चुका है। ऐसे में एक नहीं दो दो चैप्टर कम से कम एक यूनिट के अंतर्गत पढ़ के रखना बहुत ज़रूरी है। पहले के मैं बच्चों को बताता कोई 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर। अभी आपके लिए सारे चैप्टर आपके इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखो, यूनिट 1 के अंतर्गत आपके बुक में जो नए बुक आया है उसके अंतर्गत लगभग 9 से 10 चैप्टर को डाल दिया गया है। लगभग 12 13 चैप्टर आपका अंतिम खाते का है और इससे ऊपर तक के सारे जो चैप्टर्स हैं वो यूनिट 1 के अंतर्गत आ रहे हैं। यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री अच्छे से पता होनी चाहिए, फिर आपको रोकड़ बही पता होना चाहिए। और अगर ये दोनों आपका एकदम क्लियर है तो आगे जा कर के आप तलपट, खता बही, खतौनी इत्यादि सीखते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आपकी पंजी प्रविष्टि। अगर पंजी प्रविष्टि बहुत अच्छी है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पर हम देखते हैं कि आपने पंजी प्रविष्टि लगभग 11वीं में किया था, उसके बाद आपने 12वीं में नहीं किया है, तो एक साल के अंदर आप इस तरह से भूल जाते हैं उसको कि जैसे कि उससे पहले आपने कभी जर्नल एंट्री की ही नहीं थी। तो कॉलेज में बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती है पंजी प्रविष्टि करने में। इसीलिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया था कि जर्नल एंट्री होती क्या है, बट्टे की क्या होती है, बैंक की क्या होती है इत्यादि। पर इन सब के बावजूद बच्चों को प्रॉपर जर्नल एंट्री करने में बहुत दिक्कतें आती है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए आज मैं आपको शुरुआत करूंगा और ऐसे ही अभी लगातार वीडियो आएंगे जहां पर आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताया जाएगा, जिससे आप उसके क्रियात्मक क्वेश्चन को खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पंजी प्रविष्टि के पूरे नियम, जहाँ पर खर्च और हानि का कैसे विकलन होगा, आय और लाभ का कैसे समाकलन होगा, किन किन चीज़ों को विकलन करना है, किन किन चीज़ों को समाकलन करना है, चोरी होने पर क्या होगा, आग से हानि होने पर क्या होगा, रेलवे द्वारा दावा मिले तो क्या होगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल टॉपिक्स जिसको सुन करके या देख करके आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसकी प्रविष्टि कैसे होगी। आज वो सारे डाउट मैं क्लियर करने वाले हूँ। तो अगर आप बेसिक से जड़ से और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहना और तुरंत अभी जाओ कॉपी निकाल करके बैठो। आपके पास एक कॉपी होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए और जो भी मैं समझाऊंगा उसको नोट करना है, क्योंकि अगर आपने उसको नोट किया तब आप अपने बुक के सारे क्वेश्चन खुद ब खुद बना सकते हो, और अगर आपने नोट नहीं किया तब फिर गड़बड़ी है, आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसलिए मैंने जो कहा उस पर तुरंत ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि आपके पास कॉपी होना चाहिए, तुरंत आप सभी बच्चे कॉपी निकाल करके बैठिए। ठीक है, कॉपी निकाल करके बैठिए, फिर मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो मुझे लिखने के बाद देखना पड़ेगा आपको ठीक से दिख रहा है कि नहीं। तो आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्री। ठीक है, A to Z आज पूरी पंजी प्रविष्टि को सीखेंगे और ऐसा आपको बताऊंगा, इसके बाद आपसे कोई भी जर्नल एंट्री छूट नहीं सकता, कोई भी जर्नल एंट्री आपसे गलत हो ही नहीं सकता। इतने डिटेल से आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है आप उसको ध्यान दीजिए। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? हाँ ठीक है, क्लियर है। जर्नल एंट्री में सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, लगभग साधारण सी पंजी प्रविष्टि, संयुक्त पंजी प्रविष्टि, मिश्रित पंजी प्रविष्टि, पट्टे की पंजी प्रविष्टि, जो बहुत सारे नाम मात्र खाते जो खर्चों की होती है उनकी प्रविष्टि, बैंक की प्रविष्टि, जीएसटी की प्रविष्टि इत्यादि छूट की होते रहती है। इन सबसे पहले हम पूरा बेसिक से शुरुआत करेंगे और एंड तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम साधारण में सीखेंगे। ठीक है, साधारण पंजी प्रविष्टि। साधारण पंजी प्रविष्टि क्या होती है, इसमें हम नॉर्मल जर्नल एंट्री करते हैं। जैसे कि सबसे पहले व्यवसाय की शुरुआत किससे हुई है, तो एक एक करके नोट करते जाना, जिससे आप एकदम बेसिक से और जड़ से सीखेंगे और आने वाले समय में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप फटाफट उसको बना सकते हैं। तो सबसे बेसिक चीज होता है व्यापार को आरंभ करना। व्यवसाय हमेशा आरंभ होता है, व्यवसाय
आरंभ होता है नगद राशि से। अब वो नगद राशि कुछ भी हो सकती है। व्यवसाय आरंभ होता है नगद राशि से। तो व्यापार में जब भी पैसे से शुरुआत किया जाए व्यापार को, तो जो भी व्यक्ति पैसा लगाकर व्यवसाय को शुरू करता है वह अपने पूंजी से पैसा लगाते हैं। इस स्थिति में व्यापार में पैसा आता है तो रोकड़ खाता विकलन, पैसा पूंजी से आ रहा है इसलिए पूंजी खाते से बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जब भी व्यवसाय आरंभ हुआ नगद राशि से, आप प्रविष्टि करनी है रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। ठीक। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को लिखना है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इस तरह से आपको लिखना है और आगे बढ़ना है। और जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट को दोनों पक्षों में इस तरह से लिख लेना है। लिखने का तरीका यह होता है, शुरुआत में पूरा रोकड़ खाता जो भी विकलन होगा उनको लिखते हैं, समाकलन वाली चीज़ों को एक शब्द के बाद नीचे से इस तरह से लिखते हैं। तो ये लिखने का क्रम को गड़बड़ाना नहीं है और एक कारण लिखते हुए चलना है। कारण क्या है? व्यवसाय नगद राशि से आरंभ किया। ठीक। अब देखो, जब आपने ये देख लिया ना तो इसके बाद दूसरा चीज ध्यान देना, जब भी व्यवसाय शुरू हो जाएगा तो अब आप अपने व्यापार में कुछ खरीदेंगे और कुछ बेचेंगे, तो आप माल खरीदते हैं, ठीक है, और माल को बेचते भी हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होता है माल खरीदा। ठीक है, माल खरीदा 4,000 रुपए का। ठीक। जब भी माल खरीदेंगे और किसी का नाम नहीं है तो उसको नगद माना जाता है। तो खरीदा तो हमेशा आपके पास माल आ गया तो क्रय खाता विकलन, खरीदा तो हमेशा आपको क्या बोलना है? क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से। ठीक है, जब भी गुड्स को परचेस करेंगे तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है, ये आपको लिखना है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 4,000 रुपए की खरीदी है तो 4,000 रुपए को दोनों में आपको लिख लेना है। ठीक है, नगद माल खरीदा आप लिख सकते हैं। ठीक। अब जब आपने नगद खरीदा तो हो सकता है आप उधार भी खरीदें। उधार जब खरीदेंगे तो क्रय खाता विकलन होगा, लेकिन उस व्यक्ति को पैसा देना होगा जिससे आपने उधार खरीदा, तो उस व्यक्ति को समाकलन करना होता है। मान लेते हैं कि राम से आपने माल खरीदा तो क्रय खाता विकलन राम से। अब लेकिन केवल ये लिखा हो उधार माल खरीदा और किसी का नाम नहीं पता, तो खरीदा तो हमेशा क्रय खाता विकलन आएगा। किससे खरीदा नहीं पता तो लेनदार से लिख लेना है। क्या लिखना है? लेनदार से। तो दोनों स्थिति बताता हूँ, ध्यान देना। जब नाम ना पता हो, इस पास लिखा हो माल उधार क्रय किया, तो आपको पुष्टि करना है क्रय खाता विकलन, क्रय खाता विकलन किससे? लेनदार से। तो जब भी माल खरीदेंगे क्रय खाता विकलन लेनदार से, अगर नहीं पता तो। ठीक है, माल उधार खरीदा। अब अगर नाम पता हो, ठीक है, नाम पता हो, जैसे कि मान लो मैं कहता हूं राहुल से 9,000 रुपए का माल क्रय किया, राहुल से 9,000 रुपए का माल क्रय किया, तो इस समय प्रविष्टि हो जाएगी खरीदा तो हमेशा क्रय खाता विकलन, चाहे नगद खरीदो चाहे उधार खरीदो, क्रय खाता विकलन होता है। किससे होगा? नगद खरीदा तो रोकड़ से, और आपने रोकड़ से लिख लिया है। दूसरे पॉइंट में अगर आपने उधार खरीदा है तो लेनदार से कहना है, और आपको अगर लेनदार का नाम पता हो, राहुल से खरीदा तो राहुल से कहना है। तो क्रय खाता विकलन नाम पता हो, राहुल से खरीदा तो राहुल से। ठीक है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू राहुल, इसमें परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, लेनदार को क्रेडिटर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है। अब जब आपने खरीद लिया तो हो सकता है आपको बेचना भी पड़े, तो उसका भी इसी की तरह से 3 टॉपिक होगा, ध्यान देना, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता।
अगर बोला जाए 5वें पॉइंट पे माल बेचा, ठीक, तो ये भी नगद माना जाता है। ठीक है, अगर नगद नहीं बोले तब भी। तो माल बेचा तो यहाँ पर बोलेंगे रोकड़ खाता विकलन। क्यों बोलते हैं रोकड़ खाता विकलन? क्योंकि बेचने से पैसा मिलता है। ठीक है, उधार में नहीं मिलेगा लेकिन बेचने से पैसा मिलता है, तो रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से। तो रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से, याद रखना पैसा आ रहा है विक्रय करने से, इसलिए। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको ये बोला हो, राहुल को माल बेचा। क्या बोला हो? राहुल को माल बेचा। तो आपने राहुल को माल बेचा और कहीं पर नगद का जिक्र नहीं है, मतलब ऐसे मदों को हम उधार बोलते हैं, और ऐसे मद उधार ही होते हैं। अगर किसी को आपने बेचा और नगद नहीं बोला मतलब उधार है। इस समय आपको कुछ नहीं मिलता है लेकिन किसी न किसी को माल मिल जाता है। तो जब भी उधार बेचेंगे क्या कहना है? जिसको बेचा उसको विकलन करना है। किसको बेचा? राहुल को, तो राहुल विकलन किससे? विक्रय खाता से। राहुल विकलन विक्रय खाता से। और अगर स्पष्ट रूप से इसमें यह बताया जाए कि राहुल को नगद माल बेचा, तब उनका नाम नहीं आता। नगद बेचा मतलब रोकड़ मिल गया। मान लेते हैं 7वें पॉइंट में बोला सोम वर्मा को नगद माल बेचा, तो सोम वर्मा विकलन नहीं होगा भाई। नगद बेचा तो पैसा मिल गया आपको, आपको जो मिला उसको विकलन करना है, तो रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से। रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से। तो जब भी आप उधार बेचेंगे, क्या बेचेंगे? उधार, तो प्रविष्टि क्या होगी? जिसको बेचा वो विकलन विक्रय खाता से। जब स्पष्ट रूप से नाम भी दिया गया हो, नगद भी दिया गया हो, तो पैसा मिल जाता है, तो नाम का कोई महत्व नहीं है। तो फिर रोकड़ खाता विकलन, नगद बेचने से पैसा मिला तो रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से। क्लियर है? अब अगर उधार बेचा गया हो और स्पष्ट ये बोले माल उधार बेचा और पैसे कौन देगा नहीं पता, तो याद रखना जब भी उधार बेचेंगे, जो व्यक्ति हमसे उधार माल लिया वो हमें पैसा देगा, तो उस समय देनदार खाता विकलन करते हैं। विक्रय खाता से। जब उधार बेचेंगे तो जो हमें पैसा देता है वो हमारा देनदार कहलाता है, तो देनदार खाता विकलन विक्रय खाता से। नगद बेचोगे तो पैसा मिलता है, तो रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से। अगर स्पष्ट रूप से किसी को उधार बेचे हो, जैसे कि राहुल को उधार बेचा या राहुल को बेचा, तो राहुल विकलन विक्रय खाता से। तो हर स्थिति में विक्रय समाकलन होता है। पैसा मिला तो रोकड़ विकलन, नहीं मिला तो वो व्यक्ति विकलन, व्यक्ति का नाम नहीं पता तो देनदार विकलन। ये 3 चीजें याद रखना। नाम के साथ नगद देगा तो नाम का कोई महत्व नहीं होता। रोकड़ मिल चुका है नगद बेचने से, तो रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से। यही चीजें दोनों में लागू होती हैं, चाहे क्रय करो चाहे विक्रय करो। और अगर इतना सीख लिए तो अब हमें इसी पर सीखना है क्रय वापसी और विक्रय वापसी। एक एक तो डिटेल से बता रहा हूँ ताकि कोई भी टॉपिक आपसे क्रय विक्रय संबंधित छूटे ना। आने वाले समय में अभी धीरे धीरे, मतलब आगे की बात नहीं करूँ, अभी पढ़ते पढ़ते अभी हम क्रय वापसी विक्रय वापसी के बाद छूट उठ पे आएंगे। फिर आपको मैं खर्च और हानि के बारे में बताऊंगा, अभी माल जल जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो हम एक एक करके पूरे टॉपिक को सीख रहे हैं। तो ये सब पूरा कंप्लीट होने के बाद जब इस वीडियो में सब कुछ एंड हो जाएगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन उठा करके देखना, सारे क्वेश्चन आप खुद ब खुद बना सकते हो। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। और अगर इतना कुछ समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा था कि आपको पुस्तक कॉपी निकाल करके बैठना है, तो जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 करके पूरा लिखा, आप इसको लिखो और नोट करो। 8वां पॉइंट क्या था? उधार माल बेचा, इसलिए देनदार खाता विकलन विक्रय खाता से। तो कारण में मैं लिख रहा हूँ, उसी को प्रश्न के रूप में लिखो 8वें पॉइंट में, उधार माल बेचा। ठीक, अब मैं इसको पूरा मिटाता हूँ और एक एक करके मैं आगे बढ़ता हूँ।
ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में पहली बार बीकॉम में प्रवेश किए हैं, या जो 10वीं के बाद 11वीं में पहली बार कॉमर्स लिए हैं, पहली बार ही लेंगे। कॉमर्स में आपको अभी A to Z नहीं पता, तो ये वीडियो पूरा देख लो, A to Z सीख जाओगे। तो 11वीं के बच्चे हो चाहे बीकॉम के बच्चे हो, दोनों प्रकार के बच्चे इसको अच्छे से सीख सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखना। तो आपने खरीदा देख लिया, आपने विक्रय भी देख लिया। अब क्या होता है, कुछ वापसी होती है। तो 90वें नंबर पर आप देखेंगे क्रय वापसी और विक्रय वापसी। ध्यान देना, अगर मैंने किसी से माल खरीदा है और मुझे माल में कोई भी कमी लगती है, हो सके एक्सपायरी डेट बहुत उसका करीब होगा और मेरे यहाँ सामान जल्दी जल्दी नहीं बिकता, 6 महीने साल भर में कोई वस्तु बिकती है, तो मैं उन वस्तुओं को ज़्यादा लूँगा जिनकी एक्सपायरी डेट साल या उससे ऊपर की हो। अगर कोई 1 महीने में ख़त्म होने वाला हो, कोई वस्तु की एक्सपायरी डेट होने वाली हो, तो उसको मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे यहाँ उतने ग्राहक नहीं आते। और अगर माल आया, मैंने किसी से ख़रीदा, कुछ टूट फूट गया हो, कुछ नुकसान हो गया हो, तो मैं नहीं रखूँगा, उसको वापस कर दूँगा। तो वापसी के कई कारण होते हैं, माल को वापस करने के कई रीज़न होते हैं, तो माल को वापस किया जाता है। तो जब भी माल को वापस करेंगे, तो जिसको वापस करेंगे वो विकलन हो जाता है। मान लेते हैं कि हमने राम से खरीदा था और राम को वापस किया 10,000 का माल, तो राम विकलन क्रय वापसी खाता से। जब भी आप वापस करेंगे तो क्रय वापसी खाता से बोलेंगे, तो क्रय वापसी खाता समाकलन होता है। तो यहाँ पर याद रखना, अगर मैं बोल दूं राम को वापस किया 2,000 रुपये का माल, तो इस समय प्रविष्टि होगा जिसको वापस किया वो विकलन, तो राम विकलन क्रय वापसी खाता से। खरीदा तो क्रय वापसी खाता राम, सॉरी यार वापस किया ना, तो जिसको वापस किया वो विकलन, तो राम विकलन क्रय वापसी से। और 2,000 रुपये यहाँ भी लिख देना, 2,000 रुपये यहाँ भी लिख देना। कारण बता देना, राम को 2,000 रुपये का माल वापस किया। वापस करने का अगर रीज़न बता दे कि नमूने के अनुसार न होने के कारण वापस किया, तो आप वही लिख देंगे, नमूने के अनुसार न होने पर वापस किया। तो कारण जो प्रश्न में दिया है उसी को छापना होता है, इतना समझ लो। अब जैसे हमने वापस किया, अगर हमने किसी को बेचा है और हमारे माल में भी कुछ कमी है, तो वो हमें हमारा माल वापस कर सकता है। तो जब भी माल वापस आए, बेचा हुआ माल जब वापस आता है, तो आया तो विक्रय वापसी खाता विकलन, जिसने वापस किया उसको समाकलन करना होता है। तो मान लेते हैं राजेश ने वापस कर दिया, तो वापस आ गया, तो विक्रय वापसी खाता विकलन राजेश के खाते से। तो इस समय जो प्रविष्टि होती है वो क्या होती है, ध्यान देना। ठीक है, साफ दिख रहे हैं। तो उस समय प्रविष्टि होगा, पहले लिख लेता हूँ, राजेश से माल वापस आया। जब भी वापस आएगा, मैंने कहा विक्रय वापसी खाता विकलन करते हैं। जब भी वापस आएगा विक्रय वापसी खाता विकलन करते हैं, किससे, जिसने वापस किया उससे। राजेश ने किया तो राजेश से, राजेश ने किया तो राजेश से। कारण बता देंगे, 1,000 रुपये का माल राजेश ने वापस किया। ठीक, याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। तो जब आपने क्रय सीख लिया, विक्रय सीख लिया, तो अब आपको ये जानना है कि माल में कुछ नुकसान हो जाता है। ठीक है, आदेश पर माल मंगाया जाता है, माल प्रेषित किया जाता है, चालान पर, बीजक पर, माल जल जाता है, नुकसान हो जाता है, बीमा कंपनी द्वारा बीमा स्वीकार किया जाता है, रेलवे के थ्रू जब माल भेजते हैं तो उसमें भी बीमा करवाया जाता है। और अगर रेलवे के द्वारा, जैसे कि अभी उड़ीसा में जो हादसा हुआ था, 3 ट्रेन एक साथ टकरा गई, जिसमें एक कोयले का था। अब कोयला एक प्रकार का माल है समझो, तो जिसका भी वो कोयला होगा जो वहाँ पर टूट फूट मतलब गिर गया, नुकसान हो गया, इंसानों की तो जान गई थी, तो जो उसका मालिक होगा जिसने उस कोयले को मंगाया था, तो रेलवे द्वारा उसके बीमा करवाया होगा, तो रेलवे उसको पूरा भुगतान देगा जितने का उसका माल था, और उसमें से कुछ कम राशि भी रेलवे द्वारा दी जाती है। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर आके सीखने को मिलेगा। तो जितने भी बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, खास करके कपड़े के व्यापारी, वो अपने अपने गोदाम में, गोदाम पर पूरे उस माल का बीमा करवा के रखते हैं।
अचानक किसी कारण से आग लग गई, कोई जानबूझकर लगा दिया, गलती से भी आग लग गया, तो ऐसे में बीमा कंपनी जितने का आपने बीमा करवाया होगा उसके हिसाब से जितनी राशि बताई जाती है कितना आपको भुगतान दिया जाएगा दुर्घटना पर, तो उतनी राशि वो देते हैं। इसीलिए बीमा करवाना ज़रूरी होता है, केवल कपड़ों का नहीं, इंसानों का भी। हमें भी कभी एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो हमारा बीमा होना ज़रूरी होता है, तो जल्दी से जल्दी बीमा करवा लेना। वैसे मैं LIC में नहीं हूँ, होता तो आपका बीमा मैं कर देता, ठीक है। तो जो भी परिचित होगा उससे करवा लो। चलो, तो अब ध्यान देना, अब आपको नुकसान वगैरह के बारे में बताने वाला हूँ। अगर ऐसा लिखा हो, माल आग में जल गया, ठीक, या लिखा हो माल चोरी हो गया, हो सकता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का माल हो तो कोई चोरी भी कर ले, तो यह तो आग में जल जाता है तो चोरी हो जाता है, दो प्रकार से हानि होती है। मैंने बताया था पंजी पृष्ठि का नियम, सारे खर्च और हानि विकलन होते हैं, तो ये दोनों हानि है। आग में जलने से डायरेक्ट हानि होती है, चोरी करने से वो भी हानि होगी। तो जब भी इस प्रकार का कोई शब्द आपको दिखाई दे, आग में जल गया, चोरी हो गया, इसमें क्या प्रविष्ट होता है, देखो दोनों को एक साथ बताता हूँ। पहले वाला मतलब 11वां, जब आग में जल जाए तो आपको कहना है आग से हानि खाता विकलन। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, ठीक। देखिए, जब भी माल आग में जले तो क्रय खाता से बोलना है। क्या बोलना है? क्रय खाता से, टू परचेस अकाउंट। उसी तरह से अगर माल की चोरी हो जाए तो आपको कहना है चोरी से हानि खाता विकलन। चोरी से हानि खाता विकलन वही क्रय खाते से। लॉस बाय डेब्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस, ये दो प्रविष्टि होती है आग के जलने पर। जब भी माल आग में जलेगा, आग से हानि खाता विकलन बोल देना क्रय खाते से। जब भी माल की चोरी होगा तो चोरी से हानि खाता विकलन कहना क्रय खाता से। अब जिस तरह से माल आग में जला है उसी तरह से रोकड़ भी शायद जल सकता है या रोकड़ चोरी हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं। ऐसे भी तो जल सकते हैं ना, अगर गोदाम में आग लगा तो देखो, अगर किसी पॉइंट में मिला हो रोकड़ की चोरी हुई या रोकड़िया चुराए, ऐसे कई कुछ दो शब्दों में वर्ड मिलेगा, तो समझ लो कुछ ना कुछ रुपए की चोरी हुई होती है, ठीक है। इस समय चोरी से हानि खाता विकलन, रोकड़ खाते से पैसा निकाला गया है तो आपको रोकड़ खाते से बोलना है। तो याद रहे, चोरी से हानि खाता विकलन। रोकड़ खाते से। लॉस बाय डेब्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। याद रखना, क्रय वापसी विक्रय वापसी को क्या बोलते हैं? क्रय वापसी परचेस रिटर्न, विक्रय वापसी सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर हम आने वाले थे कि जब भी चोरी हो जाए तो चोरी से हानि खाता विकलन रोकड़ खाते से, ठीक है। अगर वो रोकड़ जल गया, मान लेते हैं जल गया, तो आग से हानि खाता विकलन रोकड़ खाते से, ये आपको भूलना है, ठीक है। अब ये ध्यान देना, बीमा कंपनी द्वारा स्वीकृत किया गया ऐसा शब्द बोले रहेगा तो देखो ध्यान से। अब मैं थोड़ा इनको मिटाता हूँ और बताता हूँ विस्तार से। सबको नहीं मिटाऊंगा, अभी तो सब रहेगा। देखो 14 नंबर पे अगर मैंने ये कहा, 9,000 रुपए का माल आग में जल गया, बीमा कंपनी ने दावा स्वीकृत किया, ठीक है। ये पूर्ण दावा स्वीकृत किया, अगर ऐसा बोले इसका मतलब बीमा कंपनी द्वारा पूर्ण पैसा दिया जा रहा है। दावा स्वीकृत कर लिया मतलब उतना पैसा पूर्ण दिया जा रहा है। कई जगह कुछ कम पैसे देते हैं तो उस अमाउंट को बताया जाता है
कि इतना स्वीकृत किया गया। लेकिन अगर इतना नहीं बोला है तो जितना माल जला है उतना वो स्वीकृत कर रहे हैं, तो इस समय आपको पैसा मिल जाता है। किसके द्वारा? बीमा कंपनी के द्वारा। तो रोकड़ खाता विकलन, बीमा दावा खाता से, ठीक है। इंग्लिश में बीमा क्लेम अकाउंट, तो बीमा क्लेम अकाउंट ये कहना है। अब अगर इसी प्रश्न में ऐसा बोले कि 9,000 का माल आग में जल गया और बीमा कंपनी ने 8,000 रुपए दावा स्वीकृत कर दिया। अब 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 14 नंबर में तो ये हो गया, 15 नंबर में फिर से लिख लो, 9,000 का माल आग में जल गया, बीमा कंपनी ने केवल 8,000 रुपए स्वीकृत किया, ऐसा जब प्रश्न दिखाई दे तो जितना पैसा स्वीकृत किया उतना मिलेगा, तो रोकड़ खाता विकलन मिला है 8,000, तो ये लिख दिया मैंने 8,000 रुपए। अब 1,000 रुपए नहीं मिला तो उसमें लिखो आग से हानि खाता विकलन। भाई जितने का नुकसान होगा मैंने आपको सिखाया ना, आग से हानि में हो जाएगा, किससे? बीमा कंपनी से, बीमा कंपनी या फिर बीमा दावा खाता से। पूरा 9,000 रुपए का लिखना, क्योंकि 9,000 का माल नुकसान हुआ है, उसमें से कुछ पैसे मिले तो रोकड़ खाता विकलन, जितना पैसा नहीं मिला वो आग से हानि खाता विकलन बीमा कंपनी से। अब यहीं पर बोला जाए, रेलवे द्वारा 50,000 का माल भेजा, माल दुर्घटनाग्रस्त हो गया, रेलवे द्वारा इतने की क्षतिपूर्ति दी गई है, दावा स्वीकृत किया गया। पूर्ण दावा स्वीकृत कर दिया गया तो रोकड़ खाता विकलन रेलवे दावा खाता से बोल देना, और अगर उसमें से कुछ पैसा मिला और कुछ नहीं मिला तो रोकड़ खाता विकलन, ठीक है, रेलवे से हानि खाता विकलन रेलवे दावा खाता से। इस तरह से आपको इसकी प्रविष्टि करनी है। अब ढूंढ के देखो, इससे बाहर कोई प्रविष्टि नहीं मिलता। आग में जलता है, चोरी होता है और रेलवे द्वारा दावा स्वीकृत किया जाता है या बीमा कंपनी द्वारा। इतना अगर आप सीख गए ना, तो मैं कहता हूँ बुक के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो जिसमें आग में जलना, दावा स्वीकृत किया, ऐसा ऐसा टॉपिक मिले। अब आप बना करके देखो, फिर चाहे फर्स्ट ईयर के बच्चे हो चाहे 11वीं के बच्चे हो, 11वीं में तो और अच्छे से डिटेल से दिया गया है। आपसे ऐसे सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं और बनेंगे ही बनेंगे। अब इसी तरह से मैं चोरी के बारे में बताता हूँ, रोकड़ की चोरी के बारे में। मान लेते हैं अब 16वें नंबर के टॉपिक में लिखा हो, रामू कर्मचारी है, ठीक है, लिखा हुआ कर्मचारी रामू ने 8,000 रुपए रोकड़ चुराए, वह पकड़ा गया, उससे 6,500 रुपए प्राप्त हुए, ठीक। तो देखो 2 प्रकार की स्थिति क्रिएट हो रही है। पहले तो रामू ने रोकड़ चुराया, जब भी चोरी हो तो चोरी से हानि खाता विकलन रोकड़ खाते से लिखना है। कहाँ लिखा हूं मैं इसको? ये चोरी से हानि खाता विकलन रोकड़ खाते से, सेम प्रविष्टि आपको लिखना है यहाँ पर। पहला चोरी हुआ तो चोरी से हानि खाता विकलन पूरा 8,000 रुपए, ठीक है। ठीक, अब स्पष्ट रूप से ये बताया है कि 8,000 में से केवल 6,500 रुपए प्राप्त हुए जब वो चोर पकड़ा गया, तो जितना पैसा मिला उसको रोकड़ खाता विकलन करो। ठीक, जो नहीं मिला वो चोरी से हानि में जाएगा, चोरी से हानि खाता विकलन किससे? ये चोर का नाम पता है, कौन है? रामू, रामू कर्मचारी से। तो 6,500 रुपये मिला, 500 और देंगे तो 7 और 8 1500 रुपये की हानि हुई है, तो 1500 रुपये इसमें टोटल रामू से आपको 8,000 रुपये उसमें लिखना है, ठीक है। अब कार्यालय के कर्मचारी ने चुराया, तो कार्यालय कर्मचारी खाता से ऐसे करके लिखना है, बुक में एक तो दिया हुआ है। तो इस तरह से आपकी चोरी की, आग में जलने की, नुकसान की प्रविष्टि होती है। तो
कितने मिनट हो गए मैं एक बार चेक करता हूँ, लगभग 30 मिनट हो चुका है। और इस 30 मिनट में मैं कहता हूँ ऐसा एक भी टॉपिक नहीं छूटा माल क्रय विक्रय से संबंधित जो आपसे ना बने। आप माल नगद खरीदें, चाहे माल उधार खरीदें, चाहे ऐसा हो वैसा कुछ भी हो, आपसे बनने वाला है। ठीक, अब आते हैं कुछ हवा हवा की बात, जैसे कि आदेश करना। ठीक है, यहाँ से इतने का माल आदेश आया, सिर्फ आदेश आया, अगर पैसे नहीं भिजवाए हैं तो उस आदेश का कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई प्रविष्टि नहीं की जाती। ठीक है, क्योंकि भाई जिसका संबंध अभी लेन देन नगद पैसे से उधार से नहीं है, उन बातों को नहीं वो करते हैं। इसी के साथ अगर आपने मान लेते हैं किसी से राम से खरीदा था या राजेश से खरीदा था, और कई पॉइंट बाद आपको अगर ऐसा मिला है कि राम को या राजेश को भुगतान का चेक जारी किया या राम के लिए चेक जारी किया, ये जारी किया इसका मतलब यह है आपने चेक में साइन करके दे दिया, इसका मतलब पैसा आपके बैंक से कट गया या कट जाएगा। तो उस समय उसको पैसा आपने दे दिया, समझो आपने चेक जारी किया मतलब उसके लिए पैसे दे दिए, तो उस व्यक्ति को विकलन करो जिसके लिए चेक जारी किया गया। मान लेते हैं राम को चेक जारी किया गया, तो राम विकलन बैंक खाता से, पैसा बैंक से कटेगा, इस तरह से बोल देना है। ठीक है, तो ये कुछ प्रविष्टि होती हैं चेक जारी किया वगैरह पर, तो आपको डाउट हो सकता है, इसलिए मैंने वो भी बता दिया। अब आते हैं कुछ छोटे मोटे ऐसे खर्चों में जो आपको कंफ्यूज करेगा, जैसे कि आदत होता है, पूर्वदत्त होता है, आहरण पर ब्याज होता है, पूंजी पर ब्याज होता है। इन सब पर कैसे प्रविष्टि करेंगे वो भी बताते हैं। अग्रिम होता है, उपार्जित होता है। तो देखो, आदत का मतलब होता है देना बाकी। जब भी आपने कोई चीज़ को भुगतान नहीं किया है तो वो देय या आदत कहलाता है। तो देना बाकी स्पष्ट लिखाया रहेगा या देय लिखाया रहेगा। जैसे कि वेतन देय है 1000 रुपये, इसका मतलब दिया नहीं गया है, तो जब नहीं दिया है तो वेतन खाता, आदत वेतन खाता विकलन वेतन खाते से ऐसे प्रविष्टि करते हैं। ठीक है, किराया आदत है तो आदत किराया खाता विकलन किराया खाता से ऐसे मिलेगा। मैं आपको बुक में कुछ प्रविष्टि भी दिखाता हूँ जो कि आपको लास्ट में दिया गया है, आपकी ही जानकारी के लिए है। ठीक है, देख लो, अब इनकी सहायता से आप अपने बुक के सारे क्वेश्चन खुद ब खुद बना सकते हो, तो एक बार उनको देखना बहुत जरूरी है। ये ठीक, लिपिक का देय वेतन, अब यहाँ पर लिखा है लिपिक का देय वेतन, ये देखो 12,400 रुपये दिख रहा है आपको। नीचे देखो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैं उल्टा बता दिया क्या, आदत वेतन खाता निकलन बोल दिया ना। हाँ, मेरे से उल्टा हो गया, माय मिस्टेक, इसको सुधार लेना, मिस्टेक गलती से हो जाता है। जब भी आदत होगा, जिस भी चीज़ का आदत हो उसको विकलन करना। जैसे कि किराया आदत है, किराया विकलन आदत किराया खाता से। वेतन आदत है, वेतन खाता विकलन आदत वेतन खाता से। अगर किसी का मजदूरी आदत है तो मजदूरी खाता विकलन आदत मजदूरी खाता से। जिस भी चीज़ का आदत होगा वो चीज़ विकलन होगा आदत उससे, वेतन है तो वेतन से, किराया है तो किराए से, ये याद रखना। अब इसी तरह से अगला जो टॉपिक है, अच्छा देखो इसमें दिया हुआ है मजदूरी का, एक तो देख लो, बोला है आदत मजदूरी, और आदत मजदूरी का देखो प्रविष्टि, मजदूरी खाता विकलन आदत मजदूरी से, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। तो आदत को ना आउटस्टैंडिंग कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप अग्रिम कोई भी चीज़ देंगे तो अग्रिम देंगे तो मतलब आपने एडवांस में पहले से दे दिया, जिस चीज़ को दिया वो विकलन हो जाता है उसके नाम के साथ। जैसे कि आपने अग्रिम किराया दिया तो अग्रिम किराया खाता विकलन रोकड़ खाते से, और अगर आपको अग्रिम प्राप्त होता है तो रोकड़ खाता विकलन अग्रिम किराया से या कमीशन से, जो भी आपको मिलेगा। अब चूंकि यहाँ पर बोला है भाड़ा दिया, भाड़ा मतलब वही किराया होता है, तो यहाँ पर देखोगे भाड़ा अग्रिम दिया 1600 रुपये, तो आप देखोगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बोला है। ठीक है, अग्रिम भाड़ा खाता विकलन या अग्रिम किराया खाता विकलन रोकड़ खाते से बोलना है। और अगर वही मिल जाता तो रोकड़ खाता विकलन अग्रिम किराया या अग्रिम जो भी चीज़ है उससे। ठीक है, पहले से मिल जाता है तो पूर्वदत्त का मतलब होता है पहले से मिलना, अग्रिम का मतलब भी होता है एडवांस मतलब पहले से मिलना। अब इसमें ऐसा और क्या क्या चीज़ है, हाँ, किसी भी चीज़ का व्यय, जैसे कि मशीन के मरम्मत का व्यय, मशीन के स्थापना का व्यय, ये जो कुछ खर्चे होते हैं जो मशीन या संपत्ति से संबंधित होते हैं, इनके खर्चों को इन्हीं के अंदर शामिल कर देते हैं। जैसे कि मशीन पर ह्रास, तो ह्रास खाता विकलन उस मशीन खाते से, फर्नीचर पर ह्रास तो ह्रास खाता विकलन फर्नीचर खाते से। तो जब भी किसी चीज़ की ह्रास मिले या स्थापना व्यय मिले उनको उसी में जोड़ दो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, और अगर अलग से केवल मरम्मत व्यय खाता विकलन बोले तो मरम्मत व्यय बोले तो मरम्मत व्यय खाता विकलन बोलना रोकड़ खाते से।
और इसके अलावा जो भी खर्चों का भुगतान होगा, मजदूरी दिया, मजदूरी खाता विकलन रोकड़ खाते से, वेतन दिया तो वेतन खाता विकलन रोकड़ खाते से, किराया दिया तो किराया खाता विकलन रोकड़ खाता से, ढुलाई व्यय दिया तो ढुलाई व्यय खाता विकलन रोकड़ खाते से। जिस भी चीज़ का खर्च होगा उसको विकलन करो, क्योंकि खर्च के खाते, वास्तविक खाते, नाम मात्र के खाते सब विकलन होते हैं, रोकड़ खाता समाकलन होता है। ठीक है। अब 8वां पॉइंट में बोला है उपार्जित, क्या चीज़ का, किराया उपार्जित अप्राप्त। तो जो उपार्जित होता है, जो मिला नहीं है, तो इसको आप बोलेंगे उपार्जित किराया, उपार्जित किराया खाता विकलन किराया खाते से, और इसको इंग्लिश में आउटस्टैंडिंग कहेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, इस तरह से आप बोलेंगे। तो आपको मैंने पूर्वदत्त, अदत्त, किराया, उपार्जित इसके बारे में बता दिया। अब इससे आप बहुत सारे छोटे छोटे जो प्रविष्टि होते हैं वो भी कर सकते हैं। अब आपका क्या बचा, अब आपका केवल बैंक बचा और छूट की वाली बची, छूट की प्रविष्टि बची। प्रविष्टि तो नॉर्मल होगी, क्रय विक्रय का जैसे आपने देखा, एक बार बताना पड़ेगा। बैंक का समझो, बैंक अभी नॉर्मल है। अगर मैंने राम को माल बेचा और राम ने मुझे चेक दिया, इसका मतलब उसका पैसा मुझे बैंक के द्वारा मिलेगा, क्योंकि जब उसने मुझे चेक दिया तो मैंने उसको बैंक से भुना लिया। यहाँ पर यह ध्यान देना जरूरी है, जब केवल चेक मिले तो रोकड़ खाता विकलन उस व्यक्ति से होता है। जब इस चेक को बैंक भेजेंगे तो बैंक खाता विकलन उस रोकड़ खाते से, ये आपको प्रविष्टि करनी होती है। लेकिन जब चेक मिला, मान लो माल मैंने बेचा 10,000 का और नीचे बोला है राम को माल बेचा 10,000 का, चेक मिला 9,000 रुपये, ऐसा स्पष्ट रूप से उसमें लिखा हो, इसका मतलब पैसा भी बैंक में कट के आ चुका है। अब जो 1,000 की कमी हो, क्या है, छूट है। जब आप किसी से पैसा प्राप्त करते हैं तो आप उसको नगद छूट देते हैं, इसका मतलब जब कम राशि दिखाए चेक के माध्यम से तो पूरा पैसा आपको मिल चुका है। तो यहाँ पर बैंक खाते विकलन कर देना, रोकड़ खाते से, बट्टा खाते से। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये हुआ बैंक का। अब इसके साथ साथ हम कोई भी खर्च का भुगतान करेंगे, जैसे कि वेतन दिया चेक से, किराया दिया चेक से, मजदूरी दिया चेक से, किराया खाता विकलन बैंक खाता से, वेतन दिया तो चेक से भुगतान किया तो वेतन खाते विकलन बैंक खाते से। तो जब भी चेक से भुगतान करेंगे तो बैंक खाते को समाकलन कर देना है। अगर किसी देनदार ने हमसे माल खरीदा और हमें चेक दे दिया या हमारे खाते में सीधे पैसा जमा कर दिया किसी भी देनदार ने, तो बैंक में पैसा आता है तो बैंक खाता विकलन देनदार के खाते से। अगर ये बोला जाए कि राम ने हमारे बैंक में सीधा 10,000 रुपये जमा कर दिया तो बैंक खाता विकलन राम से। तो जो भी चीज़ प्राप्त होगा चेक के माध्यम से तो बैंक खाता में पैसा आएगा तो बैंक खाता विकलन करना। और अगर आप किसी चीज़ का भुगतान कर रहे हैं बैंक के माध्यम से तो जिस भी चीज़ में भुगतान हुआ वो विकलन हो जाएगा, बैंक खाते को समाकलन कर देना है। ये हुई पूरी बैंक की प्रविष्टि। तो बैंक व्यय दिया जाएगा तो बैंक व्यय खुद बैंक वसूल ले लेता है, तो बैंक व्यय खाता विकलन बैंक खाते से ये होता है। बैंक से ब्याज मिलेगा तो बैंक ब्याज खाता विकलन बैंक खाते से, इस तरह से प्रविष्टि करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से, कार्यालय प्रयोग के लिए बैंक से निकाला तो रोकड़ खाता विकलन बैंक खाता से, क्योंकि बैंक से निकल के कार्यालय में वापस पैसा आता है तो रोकड़ विकलन बैंक खाता से। ये कुछ प्रविष्टि होती है, तो इनको याद रखना। अब आपको छूट का बताता हूँ। छूट में क्या होता है, व्यापारिक छूट, नगद छूट इत्यादि, ये दो चीज़ें होती हैं और उसके हिसाब से आपको कुछ कार्यविधि करना होता है। वैसे मैंने एक डिटेल वीडियो जब बनाया था तो उस पर मैंने आपको अच्छे से इसमें समझाया था। ठीक है, जैसे कि अगर मान लेते हैं 10% व्यापारिक छूट व 5% नगद छूट की शर्त पर, एक बार मैं टाइम देखता हूँ बच्चों कितना हो गया है, टाइम भी देखना जरूरी है। ऑफलाइन मेरी क्लास होती है 2:30-3 बजे से, ठीक है, अभी 1:30 भी नहीं बजा है। और यहाँ पर टाइम कितना हो गया, यहाँ पर टाइम 38 मिनट हो गया। चलो ठीक, देखो 10% व्यापारिक छूट, 5% की नगद छूट की शर्त पर 80,000 रुपये का माल खरीदा, ये अगर प्रश्न है तो इसमें आपको याद रखना है, सबसे पहले आप इसमें इसका व्यापारिक छूट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इसका व्यापारिक छूट। देखो सबसे पहले आपको लिखना होता है माल की लागत जो कि है 80,000। फिर आप इस पर निकालते हैं व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट को ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, तो आपको टीडी निकालना है। तो 80,000 का 10%, एक जीरो को काट दो ना ऐसे, तो ये जो 8,000 दिख रहा है वही इसका 10% होता है। तो जब भी मैं किसी राशि का 10% निकालने को बोलूँ तो जितने भी अंकों की संख्या होगी लास्ट वाले अंक को गायब कर देना और जो बचे बता देना सर ये उसका 10% है। 7,000 का 10% 700 हो जाएगा, 6,000 का 10% 600 हो जाएगा, 1,000 का 10% 100 हो जाएगा, तो 80,000 का 10% 8,000 हो जाएगा।
अब आपको क्या करना है, आपको बैलेंस निकालना है। बैलेंस का मतलब होता है शेष निकालना है। जब आप शेष निकालेंगे तो जो भी छूट की राशि निकली जिस लागत मूल्य से, उन दोनों को घटा दो। तो 80,000 में आपको 8,000 रुपये घटा देना है, आपके पास बचेगा 72,000 रुपये। तो आपको लिख लेना है 72,000 रुपये। जब आप ये लिख लेंगे तब आपको नगद छूट निकालना है। अब इसका मतलब समझो, व्यापारिक छूट क्यों दिया जाता है? व्यापारिक छूट दिया जाता है विक्रय बढ़ाने के उद्देश्य से। मैं चाहता हूं कि कोई व्यक्ति मेरे से 80,000 का माल तुरंत खरीदे। अगर वो खरीदे तो मैं उसको 10% छूट दे दूंगा। मतलब वो खरीदेगा 80,000 का माल, पर उसको 80,000 रुपये नहीं देना पड़ेगा, उसको कुछ छूट मिल जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति 80,000 का माल खरीदता है तो उसको केवल 72,000 देना पड़ेगा। ये पता चला जब आपने 10% छूट निकाला और उसमें घटा दिया। तो ये होता है व्यापारिक छूट। अब अगर उसको और छूट देना है ताकि वो लालसा में खरीदे, तो आप उसको नगद छूट देते हैं। नगद छूट क्या होता है? जितनी राशि वो भुगतान करेगा उस पर भी उसको कुछ छूट मिल जाता है। तो अब आपको निकालना है 5% का छूट। तो ये है 5%। तो उसको हम बोलते हैं नगद छूट को सीडी। सीडी मतलब कैश डिस्काउंट। तो देखो, अब आपको लिखना है 72,000 रुपए, जो व्यापारिक छूट काटने के बाद आया उस पर निकलता है नगद छूट। तो ये है। तो शीघ्र भुगतान जितना किया जाएगा उस पर निकाल देते हैं नगद छूट। अब 5% आपको निकालना है। 20 से 20 कटा, 5 शून्य शून्य हुआ, 5 दूनी 10 हुआ, 5 सत्ते 35 और 1 36 हुआ। तो ये हुआ आपका 3,600 रुपये का छूट। अब इन दोनों को घटा लो आपस में और देखो क्या बचता है। 0 का 0, 0 का 0, 10 में 6 जाएगा 4, 11 में 3 जाएगा 8 और 6 का 6, 68,400 रुपये देना है। तो अगर किसी से 80,000 का माल खरीद कर केवल 68,000 देना पड़े तो वो कोई भी क्या, मैं भी खरीद लूँगा। इसलिए व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और भुगतान भी तुरंत करता है। तो ऐसे छूट कहलाते हैं व्यापारिक छूट और नगद छूट। तो व्यापारिक छूट का एंट्री नहीं होता पंजीक प्रविष्टि में, लेकिन नगद छूट का प्रविष्टि किया जाता है। अब आपने खरीदा तो आप बोलेंगे क्रय खाता विकलन। खरीदा तो क्रय खाता विकलन किससे? रोकड़ से। तो एक बोलेंगे रोकड़ खाता से, दूसरा बोलेंगे बट्टा खाता से। तो जब रोकड़ से होता है तो बट्टा भी से होगा, रोकड़ विकलन होगा तो बट्टा भी विकलन होगा, याद रखना। आपने व्यापारिक छूट काटने के बाद जो राशि निकाली उसको लिखना होता है क्रय खाते में, क्योंकि उतना पैसा ना लेकर के जो छूट काटने के बाद आता है उतना आपको लेना होता है। तो क्रय विक्रय हो रहा है 72,000 का, तो क्रय खाता विकलन 72,000 रुपए। अब इसमें से आपको बताना है कि कितने का रोकड़ दिया आपने और कितने का आपको छूट मिला। तो देखो, रोकड़ से हमें देना है 68,400, तो रोकड़ से हम लिखेंगे 68,400। बट्टा से कितना देना है? तो बट्टा से आपको देना है 3600 रुपए, क्योंकि सीडी आपका 3600 निकला और नगद छूट की एंट्री होती है, मैंने बोला था। तो बट्टा से आपको 3600 लिखना है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये 71 और 72 हो रहा है, तो 72,000 इस तरह से आएगा। आपको बताना है 10% व्यापारिक छूट तथा 5% नगद छूट की शर्त पर माल खरीदा। इस तरह से प्रविष्टि करना होता है। तो ये देख लो, जब भी माल खरीदेंगे माल की लागत को लिखना, उसका व्यापारिक छूट निकालना और उसी में घटा देना, और फिर जो राशि आएगा जिसका जितना भुगतान होगा उस पर निकाल देते हैं। नगद छूट दोनों को घटाते हैं और जो घट के राशि आएगा वो रोकड़ से दिया जाता है। तो रोकड़ से जो बट्टा था नगद छूट सीडी वो रहेगा बट्टा से, कुल मिला के जो राशि आएगी उसको बोलते हैं क्रय खाता विकलन। क्लियर है? याद रहेगा। इसी में एक टॉपिक याद रखना है, मान लेते हैं व्यापारिक छूट काटने के बाद कोई व्यक्ति पूरा 72,000 नहीं देता है, वो केवल 60% भुगतान करता है या 80% अभी भुगतान करता है, 20% को बाद में देगा। तो उस समय पहले 20% निकालो, 80% निकालो, जितना वो भुगतान कर रहा है उस पर छूट निकलता है। तो नगद छूट जो होता है ना, शीघ्र भुगतान होता है उस पर निकलता है। शीघ्र भुगतान केवल 50,000 का हो रहा है तो सिर्फ 50,000 रुपये नगद छूट निकलेगा, ये याद रखना। तो उसको देखो मैं यहाँ पर साइड में बताता हूँ ताकि आपको वो भी बने, छूटे ना। इसी प्रश्न में बोलता हूं क्रय किया और 70% शीघ्र भुगतान किया। ठीक है, 70% शीघ्र भुगतान किया ऐसा बोला जाता। तो यहीं पर क्या करते, आप कॉस्ट लिखते पहले 80,000,
80,000 का जो ट्रेड डिस्काउंट निकला वो निकला 10%, 8,000। दोनों को घटाया तो आपके पास बचा 72,000। अब आपने कितना पे किया, आपने किया 70%, तो आप तुरंत निकालेंगे 70% और इसमें घटा देंगे। तो 70% कैसे निकलेगा, देखो आपको 70% निकालना है तो 70/100 लिखना है। किस राशि का निकालना है, व्यापारिक शुल्क काटने के बाद आया उसका निकालना है, मतलब 72,000 रुपये निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे काट लेना है। अब इनका आपस में गुणा कर देना है। तो 70 शून्य शून्य, 70 दूनी 140 के जीरो, हासिल आई 14, 37 37 49, मतलब 490। 490 में 14 जोड़ेंगे तो 490 और 10 504, तो वो आपका 504। तो समझ लो 50,400 हमने दे दिया। कितना दे दिया, 50,400। तो आपने पेमेंट किया 50,400 रुपये का, तो पहले आप वो घटा देंगे। तो आपका जो उधारी हो गया वो कितना हो गया, 21,600 का। तो जब आपने खरीदा तो क्रय खाता विकलन, देखो प्रविष्टि क्या होगा, खरीदा तो क्रय खाता विकलन, एक तो हो गया रोकड़ से, एक तो हो गया बट्टा से, और जो पैसे उधार होते हैं वो उस व्यक्ति को देना होता है। मान लेते हैं हमने एक्स से माल खरीदा, किससे खरीदा, एक्स से, तो लास्ट में हो जाएगा एक्स के पूंजी खाता से, पूंजी खाता नहीं बोलना है, एक्स से बस बोलना है, ठीक है, जिससे खरीदा उससे, एक्स से, राम से खरीदा तो राम से। तो कुल मिला के ये समझना है, जब उधार होगा तो उस व्यक्ति को पैसे देना है। और अभी नगद छूट किस पे निकलेगा, जितना भुगतान हो रहा है उस पर नगद छूट निकलता है। तो नगद छूट जो 5% है वो अब निकलेगा इस पर, किस पर, 50,400 पर। तो 5% निकालना है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, देख करके भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 5 चौक 20, हासिल आई 2, तो 2 का 2 और 5 पंचे 25, 25-20 आया। तो देखो 50,400 में से आपको 25-20 नहीं देना, तो कितना देना है वो देखो, 0 का 0, 10 में 2 जाएगा 8, 3 में 5 नहीं घटेगा, 13 में 5 जाएगा, तो 8 5 13 होता है। अब इसने 1 दिया है तो पहले 10 हुआ होगा, 10 में से 1 दिया तो 9, 9 में 2 जाएगा 7, 4, 74,880 रुपये देंगे। तो रोकड़ खाता से आप कितना दे रहे हैं, 74,880। बट्टा खाता से 25-20, तो आप बट्टा खाता से लिखेंगे 25-20। और व्यक्ति को कितना उधार है जो वो देना है, 21,600 देना है, तो ये 21,600 लिखेंगे। कुल मिला के सबको जोड़ेंगे तो ये कितना होने वाला है, अच्छा ये 47 है ना, मैं इसको उल्टा लिख दिया हूँ, ठीक है, ये 47 सबको जोड़ेंगे तो यहाँ आपका होने वाला है 72,000 रुपये। तो यहाँ पर लिखना है 72,000 रुपये। तो 74 को देख के मैं भी सोचने लगा था 72 देना है, 74 कहाँ से निकल गया, लिखने में गलती था। तो देखो जब भी आप किसी को 10% छूट व्यापारिक, किसी को नहीं किसी से 10% छूट व्यापारिक परसेंट, 5% छूट पर आप माल खरीद रहे हैं, लेकिन क्रय करते समय आपने 50, 60, 80% भुगतान किया, तो सबसे पहले व्यापारिक छूट काटने के बाद जो राशि आती है ना, उसका जितना भुगतान किया वो निकालो, कितना पे किया गया वो निकाल लो। तो पे किया गया जो है उसको काटो तो आपको उधार पता चलता है, इसको आप क्रेडिट बोलते हैं, मतलब उधार। तो जितना पैसा देना होता है उससे लेनदार को विकलन कर समाकलन करते हैं। अगर नाम नहीं पता तो लेनदार खाते से कहलाता, नाम पता है तो एक्स से वाई से लिख सकते हैं। ये होता है बट्टा छूट संबंधित प्रविष्टि, ठीक। अब मान लो ऐसे ही बेचा, राम को बेचा 10% व्यापारिक छूट, 5% नगद छूट की शर्त पर, सब कुछ मान लो ऐसे ही निकलता है, तो प्रविष्टि क्या होगी, रोकड़ मिलेगा आपको, तो रोकड़ खाता विकलन इतना, छूट तो आपको भी देना पड़ेगा, तो बट्टा खाता विकलन इतना, टोटल विक्रय खाते से कितना 72,000 रुपये लिखना पड़ेगा। इसी तरह से जब आपने बेचा तो आपको पेमेंट थोड़ा कम मिला, तो कितना मिला, रोकड़ खाता विकलन इतना, बट्टा खाता विकलन इतना, और जितना पैसा नहीं मिला वो बाद में देगा तो आपका देनदार है, तो देनदार खाता विकलन इतना, टोटल विक्रय खाता से इतना। तो इसका ठीक उल्टा कर देने से बन जाता है विक्रय की प्रविष्टि। कार्यविधि दोनों की सेम है, जितना छूट यहाँ निकले उतना वहाँ भी निकलेगा, वहाँ पर भी वही निकलेगा, प्रविष्टि बस उल्टा हो जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रख करके अब बुक के जितना हो सके क्वेश्चन बना करके देखो, जो टॉपिक ना समझ में आए उसको हाईलाइट करके रखे रहना, जिस दिन लाइव आऊँगा उस दिन पूछ लेना, और अगर उस दिन नहीं पूछना है तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लो, और मेरे पास जो भी आपके टॉपिक्स रहेंगे उसको लाइन से नोट करके आपने जो समझा, जो प्रविष्टि किया उसको लिख करके भेजो। सही रहेगा तो राइट टिक होगा, गलत रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा ये उसकी जगह करना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है, रेगुलर क्लास चाहिए, या आपको सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन के PDF चाहिए और वीडियोस चाहिए, तो उसके लिए आपको
मेरे दिए गए नंबर पे, जो कि मैं अपने आईडी पोस्टर में डालते रहता हूँ, 6261618289 पे मुझे कांटेक्ट कर लेना है। व्हाट्सअप नंबर है, इंस्टाग्राम में मुझसे बात कर लेनी है। आपको फिर जितने भी ऑडियो लेक्चर आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, और क्लास नोट्स भी मिल जाएगा। घर बैठे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं वीडियो को देख करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। डोंट फॉरगेट लाइक, ओनली लाइक। शेयर करना नहीं करना आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। बाय बाय।